कतर ने जो 8 भारत के नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सज़ा वहाँ के कोर्ट ने सुनाई है, वो कोर्ट ने नहीं सुनाई है, वो तो कतर पर दबाव डाल करके ये सज़ा सुनवाई गई है। पाकिस्तान के आर्मी के चीफ आसिम मुनीर कतर के आर्मी के चीफ से मिले। कतर के आर्मी के चीफ से पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ मिले, पाकिस्तान के नेवी के चीफ मिले, तीनों मिले। भारत के अंदर कुछ चैनल कारगुजारी कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारत की सरकार बेचारा है और कुछ नहीं कर रही, जो कि भारत सरकार ने इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, अपना बयान अपनी वेबसाइट पे दिया, विदेश मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पे वो बयान लेके आया हूँ, सरकारी वेबसाइट से निकाल के डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। हमास से उसका लिंक है सीधा। हमास का जो हेड है वो कतर ने शरण दे रखी है, उसको दोहा के अंदर रहता है। हमास का चीफ इस समय वहीं पे है दोहा के अंदर। भारत ने वोटिंग नहीं की। भारत का जो स्टैंड रहा है वो मानवतावादी स्टैंड है। भारत फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के साथ तो है, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन के खिलाफ है। भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत सब कुछ कर सकता है इसमें। भारत उनको फांसी नहीं होने देगा, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। भारत के पास में कतर के अंदर 12,000 की आर्मी है। हम इतनी बड़ी ताकत है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया की। आप समझ लीजिए, सेकंड नंबर की आर्मी, तीसरे नंबर की नेवी और 7वें नंबर की एयरफोर्स लेकर के बैठे हुए हैं। कतर की हिम्मत नहीं है ये सब करने की। मंजीत जी, एक तरफ कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी अफसर्स को मौत की सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है, और वहीं दूसरी तरफ तरीके से यूएन में फिलिस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा उठा, जिसकी वोटिंग को भारत ने बॉयकॉट कर दिया, भारत ने उसमें वोट नहीं दिया। किस तरीके से इन दोनों मुद्दों को आप देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि कतर से सब कराया जा रहा, पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। कतर ने जो 8 भारत के नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सज़ा वहाँ के कोर्ट ने सुनाई है, वो कोर्ट ने नहीं सुनाई है, वो तो कतर पर दबाव डाल करके ये सज़ा सुनवाई गई है। और इसके मैं आपको एविडेंस दूंगा, सबूत दूंगा मैं। अगर मैंने कहा है तो इसका सबूत लीजिए आप। पाकिस्तान के आर्मी के चीफ आसिम मुनीर कतर के आर्मी के चीफ से मिले। कतर के आर्मी के चीफ से पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ मिले, पाकिस्तान के नेवी के चीफ मिले, तीनों मिले। तीनों के एविडेंस है मेरे पास में, सबूत लेके आया हूँ मैं बाकायदा। उससे भी आगे की बात करता हूँ। भारत के अंदर कुछ चैनल कारगुजारी कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारत की सरकार बेचारा है और कुछ नहीं कर रही, जो कि भारत सरकार ने इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, अपना बयान अपनी वेबसाइट पे दिया, विदेश मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पे वो बयान लेके आया हूँ, सरकारी वेबसाइट से निकाल के डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमारा उन जो फांसी पाए हुए भारतीय हैं उनसे लगातार हम संपर्क में हैं, सीधे बात कर रहे हैं उनसे। ये लिखा है इसके अंदर लिखा, वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल काउंसलर एंड लीगल असिस्टेंस। सारी काउंसलर असिस्टेंस का मतलब ये है कि उनसे हम सीधे चर्चा कर रहे हैं, ये हमें मिला हुआ है, ऐसी क्या बात है। और जहाँ तक देखिए कतर की बात है, तो कतर एक ऐसा देश है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि कतर के अंदर ये सब क्यों करवाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण सुन लीजिए आप। एक तो कतर पूरे अरब के अंदर सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसका मीडिया है ना, अल जजीरा, वो सरकारी चैनल है वहाँ का, वो अरब में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका इतना पावर है कि हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक समय पे वहाँ की सबसे बड़ी लीडर रही है वहाँ के फॉरेन पॉलिसी की, उस टाइम पर उसने ये बयान दिया था हिलेरी क्लिंटन ने कि ये अल जजीरा ही वहाँ के माइंड को बनाने का काम कर रहा। अल जजीरा इंग्लिश में भी आता है, अल जजीरा अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी की भाषा में भी चलता है। दूसरी बात और समझ लीजिए कतर के मामले में, और समझ लीजिए उसका जो क्षमता है अरब देशों में वो क्या है। हमास से उसका लिंक है सीधा। हमास का जो हेड है वो कतर ने शरण दे रखी है, उसको दोहा के अंदर रहता है। हमास का चीफ इस समय वहीं पे है दोहा के अंदर। और अब हमास को इन्होंने 250 करोड़ रुपए फंडिंग भी दी है इन्होंने, कतर वालों ने। ये इसकी न्यूज़ भी है। और दूसरा सुन लीजिए, और इन तालिबान वालों का अफगानिस्तान के अलावा अगर कहीं दफ्तर है ना, कहीं ऑफिस है, तो कतर के अंदर है। और ये सबसे पहले कतर ने अगर एम्बेसी किसी की लगाई, सबसे पहले संबंध किसी स्थापित किए ना अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बनने के बाद, तो कतर ने किए हैं। और भी आगे सुनिए आप। जब इन बंधकों की बात आई है तो इन पे आरोप क्या लगाया गया है? भारत के 8 नेवी के पूर्व ऑफिसरों पे इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई ये लोग जासूसी कर रहे थे, और जासूसी कर रहे थे, इजराइल को खबर दे रहे थे। किस मामले में खबर दे रहे थे? कि भाई इटली से हम कुछ पनडुब्बियाँ ले रहे हैं। तो उन पनडुब्बियों के मामले में, क्योंकि इन लोगों को क्या काम मिला हुआ था, भारत के इन नेवी ऑफिसरों को, ये वहाँ की आर्मी का कंसल्टेंसी के लिए वहाँ गए हुए थे एक कंपनी के लिए। वो कंपनी जो धारा ग्लोबल नाम की कंपनी है, ओमान की कंपनी, ओमान का ही उसका जो चीफ है वो वहीं पर काम करते थे कतर के अंदर। तो इन लोगों पर आरोप लगाया कि ये जासूसी करते थे, और उस कंपनी के चीफ को भी गिरफ्तार किया इन कतर वालों ने, दुनिया को दिखाने के लिए हम सिर्फ इन्हीं को नहीं कर रहे गिरफ्तार। और उसके बाद में इन्होंने अपने ही एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया, अपने कतर के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने 10 लोगों को गिरफ्तारी में से 8 भारतीयों को तो फांसी की सजा दी थी, वो दोनों बरी कर दिए।
ना तो उसे कोई सज़ा दी जो कतर का नागरिक पकड़ा इनके साथ में, और ना उसको ओमान को किया। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया था। इसका सबूत देते चलो, हमें एविडेंस दे रहे हैं हम आपको इसके पीछे का, सुन लीजिए। और मैं बता दूँ, इसकी टाइमिंग चेक कर लीजिए। पिछले साल के अगस्त की बात है, जब इन पे ये चार्ज लगाए गए हैं, जब इन पे ये चार्ज लगाए गए, उस टाइम पे क्या हुआ, जून के अंदर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर मिल के आया है कतर के चीफ से, और वहीं पे सारी चर्चा हुई है। फिर उसके बाद में और प्रेशर बढ़ाने के लिए उसके बाद में कतर का ही आर्मी का चीफ जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जा करके मिलता है, वहाँ के एयरफोर्स चीफ से मिलता है और वहाँ के नेवी चीफ से मिलता है। मैं पूरा एविडेंस लेके आया हूँ और उस एविडेंस में बता देता हूँ आपको। मेरे पास में ये न्यूज़ है, ऐसी वैसी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ये अरब न्यूज़ बहुत बड़ा न्यूज़ एक न्यूज़ ग्रुप है वहाँ अरबियन देशों के अंदर, उसके अंदर लिखा है द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कतर्स आर्म फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल सलीम अहमद मेट विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ। ये देखो क्लियर लिखा है, ये न्यूज़ की हेडलाइन समझ लीजिए आप। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको एक बात और मैं समझा देता हूँ। कतर के अंदर 26 लाख जनसंख्या है और कतर की इस 26 लाख जनसंख्या में से 8 लाख भारतीय हैं। और वहाँ पे पता है कतर के अपने नागरिक कितने, केवल 3 उसके अंदर कितने हैं, केवल 3 लाख हैं। बाकी सारे वहाँ पर फॉरेन से आके बसे हुए हैं। भारत के वहाँ पे 12 स्कूल चलते हैं, भारत का डीपीएस, भारत का डीएवी वहाँ पे चलते हैं। आप समझ लीजिए, आप इतना मामला है। और भारत वहाँ पे पहले जो 4 देश हैं ना जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से एक है कतर के साथ में। हमारा इतना मामला है, पर इसकी जो इकोनॉमी है ना इतनी ज़्यादा है। कतर के अंदर रियाल नाम की करेंसी चलती है, जिसका एक रियाल जो भारत के अंदर 22 रुपये में चलती है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है। इसीलिए उन पर पैसा आया हुआ, बहुत सारा तेल के कुएँ मिले हुए हैं उनको। वो सारा अरबी रेगिस्तान है। इसकी सीमा केवल 2 देशों से मिलती है, सऊदी अरब से मिलती है, यूएई से मिलती है। बाकी तो तीनों तरफ इसके जो है समंदर है, पर्सियन गल्फ कहते हैं उसको, वो इसके साथ पड़ा हुआ है। कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो इस पूरे मुद्दे को, जो कतर में हमारे नेवी अफसर्स को सज़ा सुनाई गई है, इसको जोड़कर देख रहे हैं। यूएन में जो भारत ने वोटिंग नहीं दी, इजराइल और ये जो हमास का युद्ध चल रहा है इसको लेकर जब चर्चा हुई यूएन में, तो भारत ने वोटिंग नहीं की। भारत ने वोटिंग नहीं की क्योंकि कारण समझ लीजिए। देखिए, भारत के साथ में एक चीज़ है कि भारत का जो स्टैंड रहा है वो मानवतावादी स्टैंड है। भारत फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के साथ तो है, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन के खिलाफ है। भारत ने अपनी सहायता पहुंचाई है और राहत सामग्री भेजी है, फिलिस्तीन के अंदर भेजी है, क्योंकि हम वहाँ के निर्दोष लोगों को नहीं मरने देना चाहते। हम चाहते हैं कि वहाँ के आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का स्टैंड इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जब वॉर होता है तो दोनों तरफ से लोग मरते हैं, तो हम दोनों तरफ के निर्दोष लोगों के मरने के खिलाफ हैं। और मैं बता दूँ, हमास वालों ने तो क्या किया, हॉस्पिटल्स के बेसमेंट में अपने हेडक्वार्टर बनाए हैं। और अब तो ये अल जजीरा ने ही ये सामने ला दिया है कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है वो अटैक खुद गाजा के अंदर जो है हमास के आतंकवादियों के रॉकेट से हुआ। ये अल जजीरा बोल रहा है। अल जजीरा कतर का चैनल है, अरब का सबसे बड़ा चैनल है, वो कह रहा है। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को। फिर जब आपने यूएन में वोटिंग की बात करी है, देखिए यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका की जो पावर है उसके दम पर ये लोग सामने नहीं आ रहे। वरना तो आप मुझे बताइए कि आज की डेट में बाइडेन का जो बयान आया है, बाइडेन का बयान क्या आया हुआ है कि भाई जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, यानी कि खाड़ी देश जितने भी हैं इस्लामिक कंट्री, उनके बीच से होके जाएगा। तो उसमें हमारे साथ साथ कौन है, हमारे साथ यूएई है उसमें, और हमारे साथ उसमें सऊदी अरेबिया, हमारे साथ उसमें मिल करके ये बहरीन भी हमारे साथ मिला हुआ है। तो हमने कतर को एक तरफ कर दिया, हम बहरीन से निकाल देंगे उसे, हम ओमान से निकाल देंगे। तो इसलिए इस बात की इनको खींच है कतर को कि भाई हमको क्यों छोड़ रहे हो आप, हमको उससे कनेक्ट कीजिए या तो आप, या फिर हमको इस तरह से बाइकआउट, हमसे बात करके बात कीजिए। तो इस तरह की खींच है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो रही है कि हमारे खिलाफ ना, हमारे देश के खिलाफ साजिश रची जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि कुछ ऐसे विरोधी खड़े हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए, मालदीव को हमारे खिलाफ खड़ा किया है इन चाइना वालों ने, पाकिस्तान वालों ने, कई देशों में जाके प्रयास कर रहे हैं। अब मालदीव का जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहा है कि भारत के जो आर्मी को यहाँ से निकालो। अच्छा भैया, 140 देशों में अमेरिका की आर्मी पड़ी हुई है, अगर तुम्हें दम है तो सबसे पहले उसको निकाल के दिखा दो। वो तो खुलेआम इजराइल के साथ है, खुलेआम इजराइल के साथ है पाकिस्तान, वो अमेरिका। और फिर भी कोई भी अखाड़ी का देश अमेरिका की मिलिट्री को नहीं निकाल रहा वहाँ से। बताइए आप मुझे, 140 देशों में मिलिट्री है, और जितने भी ये खाड़ी के देश हैं इन सब के अंदर अमेरिका की मिलिट्री पड़ी हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अमेरिका की मिलिट्री नहीं है, हम आज़ाद देश हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पड़ी हुई है। गुलामी तो तुमने स्वीकार की हुई है अमेरिका की, तुम किसकी बात करते हो। दूसरी बात मैं आपको और इससे भी आगे की बात बताता हूँ। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, उसके अंदर हमारे समर्थक देश हैं। इजिप्ट है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और बहरीन है, हमारे समर्थक देश हैं उसके अंदर। और हमारे पास में जब यही कतर आज से 2017 के अंदर ये जब इसको
जो अरब लीग है, अरब लीग के अंदर 16 देश हैं, उससे निकाल दिया था जब इसने भारत से मदद मांगी थी, भाई हमको कुछ नहीं दे रहे, हमको बाइकआउट कर रहे हैं। और यहाँ तक हो गया था, मैं बता रहा हूँ इस कतर के बारे में, इससे सारे संबंध खत्म कर लिए थे सऊदी अरब ने और यूएई ने, और इससे कोई भी किसी तरीके का यातायात नहीं, इसका एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। 2017 में खोला है उसको दोबारा से, मैं बता रहा हूँ आपको ये जानकारी के लिए अलग से। और सुन लीजिए, ऐसी हालत हुई पड़ी है, तो तब ये देखा कि भाई तुम्हें तो अरब वर्ल्ड के अंदर तो पूरी ताकत मिलनी चाहिए। अल जजीरा तुम्हारा चैनल चलता है और उस चैनल को के मालिक भी वही हैं जो वहाँ का शेख है, कतर का जो शेख है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण ये ऐसे खेल हो रहे हैं, इसलिए उस चैनल के माध्यम से पूरे अरब वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत के पूर्व नेवी अफसर्स के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उसके भी तथ्य और आरोप जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आए हैं, जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने नहीं आ रही, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अगर साजिश रची जा रही है तो भारत जो है वो उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि इसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो भी हमारे देश में देखी जा रही है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस तो लगातार सवाल उठा रही है। नहीं, मैं जवाब देता हूँ इसका कि भारत इसमें क्या कर सकता है। भारत सब कुछ कर सकता है इसमें। भारत उनको फांसी नहीं होने देगा, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो फांसी दे देंगे उसको। क्योंकि भारत ने क्या किया ना, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। हमारे सूत्रों से हमारे पास जानकारी है कि हमारे जो वहाँ पे विपुल नाम के एम्बेसडर से सीधी जानकारी लेकर के और हमने सीधे संपर्क स्थापित किया कतर की सरकार से, और उससे हमारी बातचीत चल रही है। हमने यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से वहाँ बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमने तो वहाँ पे उनको एस जयशंकर के भी अच्छे संबंध रहे हैं वहाँ पे, और हमने उनको एक तरीके से बता दिया है कि 2016 का एग्रीमेंट याद दिला दिया। 2016 में नरेंद्र मोदी से कतर के शेख की बातचीत हुई थी, और ये मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पर क्या हुआ था, ये जो है यहीं पे आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं दिल्ली के अंदर इनकी मुलाकात हुई और उसमें ये तय हुआ था कि अगर कभी भी किसी भी कोर्ट में हमारे कोई भी क्राइम हो जाएगा तो उसकी सज़ा जो भी बोलेगी उस सज़ा के बाद में उसकी जो सज़ा है वो काटेगा अपने देश की जेल में। यानी कि अगर सज़ा भारत के अंदर हो गई है किसी कतर के नागरिक की, तो उसकी सज़ा वो कतर में जाके भोगेगा, उनको हम वापस दे देंगे। और कतर के अंदर किसी भारतीय को सज़ा दे दी है तो उसकी सज़ा भारत को उसको सौंपा जाएगा। ये एग्रीमेंट हुआ नरेंद्र मोदी और वहाँ के शेख के बीच में हुआ है। ये 2016 का बता रहा हूँ मैं आपको, और बता रहा हूँ 2015 में भी मुलाकात हुई है इसकी। मोदी जी भी एक बार कतर गए हैं और वो भी दिल्ली आए हैं शेख। ये 2015-16 की बात, तब हमारे संबंध अच्छे हो गए। फिर इन पाकिस्तान वालों ने देखा कि यार ये तो मोदी जी के साथ में कतर वालों ने अच्छे संबंध बना लिए, तो फिर पाकिस्तान वालों उसी दिन से पीछे लग गए। 2016 से ही इन्होंने चालू कर दिया अपना सारा काम, और वहाँ चालू करके लगातार जाने लगे और इतना काम कर दिया, उनको ज़बरदस्ती जाके मदद दे रहे थे। इसी के बीच में ये भी तथ्य उठ रहे हैं, लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड जो है वो इजराइल के समर्थन में दिया है, और वहीं अगर कतर की बात करें तो वो लगातार फिलिस्तीन और हमास के लिए खड़ा हुआ है, या फिर हम कहेंगे फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर जब भी जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जाती है तो उस पर रिएक्शन जो है वो कतर और तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से आता है। तो भारत का इजराइल को समर्थन करने के बीच से इन तमाम चीज़ों से तो संबंध नहीं है ना, जिस तरीके से भारत के पूर्व सैनिकों को ये सज़ा दी जा रही है, आरोप नहीं बताए जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे की राजनीति ये है कि भारत के नेवी ऑफिसरों को सज़ा देने के पीछे कतर के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा है भारत को कि आप जो है ना, जो आपका स्टैंड है फ़िलिस्तीन के मामले में, वो आप इजराइल के साथ में खुल करके मत आइए। आपसे हम सिर्फ इतना चाहते हैं, ये इसलिए किया गया है इस काम को। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं तो हमको मत भूलिए आप, ये हमको मैसेज देने की कोशिश है। और अभी भी जो बातचीत चल रही है भारत और कतर के बीच में, उसमें ये बातें उठा रहे हैं वो बार बार, अंदर की बात है ये। और ये मैं फिर भी कैमरे पे आपके सामने ये बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात और समझ लीजिए इसमें कि अब जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन ने क्या बोला है, उन्होंने ये कहा है कि जो अल जजीरा है ना, ये पूरे अरब के अंदर जो हमास का समर्थन खड़ा करवा रहा है, ये एंटनी ब्लिंकन का बयान है। अब हम कह रहे हैं इस बात को, बताइए आप मुझे। और कतर के साथ में अमेरिका के इतने ज़बरदस्त रिलेशन हैं कि कतर में कोई, ये समझ लीजिए, पानी भी पीते हैं ना शेख वहाँ के, तो वो अमेरिका से पूछ करके पीते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, हर मामले में कतर जो है अमेरिका की सहायता लेता है, और कतर कुछ नहीं कर सकता बगैर यूनाइटेड स्टेट्स के। और किस तरीके का अरब का लीडर बनना चाह रहा है वो, आप बताइए। फिलिस्तीन के साथ अंदर जो वहाँ का भी लीडर बनना चाहता है, और उधर जो है अमेरिका के साथ भी ये किया हुआ। अमेरिका खुल करके इजराइल के साथ है। अगर इनको बाइकआउट करना है थोड़ा बहुत भी, तो करके दिखा देना एक बार यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका का बाइकआउट करके दिखा दें एक बार। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। और मैं बता दूँ अमेरिका ने क्या किया इनके साथ में। अमेरिका ने गैर नाटो देशों के साथ में जो अपनी उनकी जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है ना, वो 3 देशों के साथ में है, कुवैत, बहरीन और इस कतर के साथ में। यानी 3 देशों को अपना नॉन नेटो एलाई का जो उन्होंने मेंबर माना हुआ है। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ आपको।
पर चलिए जो भी है, सबसे बड़ी बात ये ना इकोनॉमिक्स की सारी बातें हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ों में अरब के शेख फंसे हुए हैं, मैं बता देता हूँ। एक तरफ तो उनको अपनी जो है पूंजी दिखती है, इकोनॉमी दिखती है, अपने पैसे की ताकत दिखती है, उसके चक्कर में तो अमेरिका के साथ है। और एक तरफ उनको इस्लामिक वर्ल्ड दिखता है, अपने धार्मिक विश्वास दिखते हैं, सरिया दिखता है। तो सरिया के मामले में फिर वो पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, और जब बात आती है पैसे की तो अमेरिका के साथ हो जाते हैं। ये दोगलापन समझ लीजिए, ये इसी दोगलेपन में भारत का अब अगला कदम क्या हो सकता है? आज वैसे भारत ने क्लियर चीज़ें तो कर दी हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे करके एक्शन लिया जा रहा है, क्या यूएन में भी वोटिंग नहीं की? आपको लगता है कि अगला कदम जो है वो भारत सरकार क्या उठा सकती है? भारत के पास में कतर के अंदर 12,000 की आर्मी है। हम इतनी बड़ी ताकत है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया की। आप समझ लीजिए, सेकंड नंबर की आर्मी, तीसरे नंबर की नेवी और सातवें नंबर की एयरफोर्स लेकर के बैठे हुए हैं। कतर की हिम्मत नहीं है ये सब करने की, और वो करके भी दिखा दें, उनमें दम है तो फांसी लगा के भी दिखा देना। वो ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ कैमरे पे कि कतर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ये सब करके दिखा देगा। उन्होंने सिर्फ भारत को से बातचीत के, वो चाहते हैं कि भारत हमसे बातचीत करे और हमारे कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाए, इसलिए उन्होंने काम किया। उसकी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। अगर हिम्मत होगी तो हमारे पास भी एयरफोर्स है, सीधे यहाँ से हमारे पास वो मिसाइलें भी हैं जो कतर तक मार कर सकती हैं, घेर करके मार सकते हैं। हम यूएई हमको वहाँ पे बेस देने के लिए तैयार है, वहाँ पे मिलिट्री बेस में आगे की बातें करना नहीं चाहता। अगर उलझना चाहेंगे तो उनको जो है ना प्यार से समझाएंगे, प्यार से नहीं समझते ना तो हमारे पास में दूसरे तरीके भी समझाने के, हम दूसरे तरीके से समझाना जानते हैं। और बिजनेस में भी हम उनका वो लॉस कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकते। वर्ल्ड में 142 करोड़ की वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम जो मार्केट है, हमसे बड़ी मार्केट चाइना भी नहीं है आज की डेट में, तो हम उन्हें इकोनॉमिक तौर पर भी डाउन कर सकते हैं। मिलिट्री पावर भी हमारी सबसे ज़्यादा है। और इस पूरे रीजन के अंदर आपको मैं बता दूँ, जितने भी अरेबियन कंट्रीज, जितने भी अरब के देश हैं, उनके अंदर आप देख लीजिए जो उनके सबसे ताकतवर देश है ना, वो हर बार भारत के साथ है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो। और हमारी जो पॉपुलेशन है अरब देशों के अंदर, हिंदुस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन कतर के अंदर किसी भी कंट्री की नहीं है। 8 लाख 26 लाख में से 8 लाख 25% पॉपुलेशन हम लेके बैठे हुए हैं। हम दुबई के अंदर 51% लेके बैठे हैं, यूएई के अंदर हम, सऊदी अरब के अंदर 22 लाख लेके बैठे हुए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अरब देशों के अंदर हम हिंदुस्तानी लेके बैठे हैं। हमारे स्कूल चलते हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चलती हैं, हमारे वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, हमारे लोग वहाँ के काम कर रहे हैं, हमारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। हमारे लोग कतर के 3 मंत्रालयों को चला रहे हैं, हमारे लोग वहाँ की नेवी को चला रहे हैं, एयरफोर्स को चला रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं। और ऐसे नहीं है, ये एक अकेली कंपनी नहीं है, ऐसी 12 कंपनियां हैं जहाँ पे हमारे नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के ऑफिसर्स कतर की जो है आर्मी को चला रहे हैं। और उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसकी सारी कंसल्टेंसी प्राइवेट सर्विसेज लेते हैं। वो प्राइवेट सर्विसेज हमारे रिटायर्ड ऑफिसर दे रहे हैं। हमारे बगैर ये अरब के जितने भी देश हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो और चाहे कतर हो, चल नहीं सकते। अगर हम चाहेंगे तो इनकी जहाँ चाहे वहाँ टांग रोक सकते हैं। केवल तो हमें आंख दिखाने के लिए ऐसे निर्णय लेते हैं ताकि कोई ये हमसे एक बार बात कर लें और हमारे कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाएं। केवल इसलिए इन्होंने सारा खेल किया, बस इतना ही बात थी, इसलिए मैं समझा दिया आपको ये सारा मामला।